गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 3 कोर 7 पेपर से 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण और परिणामों की चर्चा करने जा रही हूँ। चीन की प्राचीन राजनीतिक विचारधारा के अनुसार संपूर्ण देश एक राष्ट्रीय परिवार स्वीकार किया जाता था, जिसका प्रमुख सम्राट होता था। उसके संबंध में यह धारणा प्रचलित थी कि जब तक वह जनहित के कार्य करता रहता था और जनता उसका सम्मान करती रहती थी, वह इस पद पर आसीन रहता था। किंतु यदि उसका आचरण जनहित विरोधी हो जाता था, तब अकाल, बाढ़ और तूफान आते थे, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि सम्राट अपने पद के योग्य नहीं रहा। अतः जनता उसे सिंहासन से हटाने के प्रयास करने के लिए प्रेरित होती है। चीनी समाज में प्रचलित इन भावनाओं के कारण वहाँ सदैव राजनीतिक जागरूकता बनी रही और उसका समर्थन प्रदर्शन समय समय पर होने वाले विद्रोह और क्रांति के रूप में जनसाधारण के सम्मुख होता रहा। जन भावनाओं की उपेक्षा के कारण 1911 ईस्वी में चीन की राजक्रांति हुई, जिसने मंजूर शासकों की सत्ता को उखाड़ फेंका और चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के प्रस्फुटन के निम्नलिखित कारण थे। जनसंख्या में वृद्धि अप्राकृतिक विपत्ति। जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से होने के कारण चीन की जनता आर्थिक दृष्टि से अत्यंत परेशान थी। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में उत्पादन के विकास न होने के कारण देश में खदानों का अभाव था। मंजू शासन में उत्पादन वृद्धि के लिए विशेष प्रयास नहीं किए जाते थे और खेती के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। फलतः पैदावार की कमी के कारण चारों भूखमरी फैली गई और जनसाधारण के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। चीन में समय पर होने वाले अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण खेती के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दुर्भिक्ष के कारण भी खेती को विशेष नुकसान पहुंचा। प्रवासी चीनियों का योगदान। चीन में आजीविका न मिलने के कारण भूख से व्याकुल अनेक चीनियों ने विदेशों में जाकर बसना शुरू कर दिया। प्रारंभ में उन्होंने अमेरिका में जाना शुरू किया। उस समय अमेरिका को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो श्रम में निपुण हो। किंतु 1890 ईस्वी के बाद स्थिति बदलने लगी और अमेरिका की सरकार ने चीनियों के विरोध में अनेक नियम बनाए, जिससे चीनियों का अमेरिका की ओर पलायन रुक गया और उन्होंने अन्य द्वीपों में बसना प्रारंभ कर दिया। पश्चिमी देशों का प्रभाव। क्रांति की भावना पहले ही चीन की जनता में विद्यमान थी, किंतु चीनी नवयुवकों के पश्चिमी देशों में शिक्षा ग्रहण करके वापस लौटने पर इस भावना में और वृद्धि हुई। अतः हम कह सकते हैं कि देश में विद्यमान आर्थिक विषमता और पाश्चात्य विचारों के मिश्रण ने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। वे यूरोप के ज्ञान विज्ञान को ही अपने साथ चीन नहीं लाया, अपितु क्रांतिकारी भावना को भी साथ लेके आया। समाचार पत्रों का योगदान। चीन में छपे खाने का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। वहाँ प्राचीन पुस्तकों के मुद्रण को प्रमुखता प्रदान की जाती थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहाँ समाचार पत्रों के प्रकाशन के कार्य को प्रारंभ किया गया। इन्होंने क्रांतिकारी भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की, जिससे जनता में जागृति आई और उन्होंने अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए क्रांति का अवलंबन किया। दुर्बल चीनी सरकार। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही चीन की सरकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए स्वयं दुर्बल चीनी सरकार उत्तरदायी थी। केंद्रीय सरकार की निर्बलता के कारण चीन की शासन अत्यंत क्षीण हो जाती थी। फलतः प्रांतीय सूबेदार पर इसका नियंत्रण अत्यंत शिथिल होता जाता था। मंजू शासकों की दुर्बलता के कारण ही चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति का मार्ग उन्मुक्त हुआ था। यदि मंजू सम्राट तनिक भी बुद्धिमत्ता और योग्यता का परिचय देते, तब इस क्रांति को सरलता से टाला जा सकता था। चीनी सरकार की रेल नीति। चीनी सरकार द्वारा 1909 से 1911 ईस्वी तक अपनाई गई रेल नीति भी बहुत सीमा तक चीन की क्रांति के लिए विस्फोट के लिए उत्तरदायी थी। विभिन्न विदेशी शक्तियों चीनी सरकार की आज्ञा से वहाँ रेल मार्ग के निर्माण में संलग्न थे, किंतु प्रांतीय पदाधिकारी चाहते थे कि चीन में रेलवे लाइन के निर्माण में चीनी धन लगाया जाए और उसका नियंत्रण भी चीन की सरकार अपने हाथ में रखे, जिससे केंद्र और प्रांतों में तनाव उत्पन्न हो गया। चीनी सरकार के पास धन का अभाव था, जिसकी पूर्ति वह केवल विदेशों में कर्ज लेकर कर सकती थी। सन्यास सेन के कार्य। चीन के क्रांतिकारियों को संगठित करने में सन्यास सेन ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निर्धन परिवार में जन्म लेने के बाद उसने उच्च शिक्षा ग्रहण की और कालांतर में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। फ्रांस के विरुद्ध चीन की पराजय से डॉक्टर सन्यास सेन और उसके सहयोगियों को विशेष सदमा पहुंचा और उन्होंने मंजू शासन को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। चिकित्सक विभाग में कोई नौकरी न मिलने के कारण सन्यास सेन हवाई द्वीप चला गया।
जहां उन्होंने प्रवासी चीनियों का संगठन बनाया जो सिंग चुई हुई के नाम से जाना जाता है। 1899 ईस्वी तक जापान में प्रवासी बना रहा और चीन के लोगों ने उसमें कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की, किंतु बॉक्सर विद्रोह की असफलता के कारण उन्हें पुनः लोकप्रियता प्रदान हुई और चीनी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। फलतः विद्रोह दमन के लिए डॉक्टर सन्यास सेन के नेतृत्व में कई स्थानों पर विद्रोह हुए, किंतु उन्हें कठोरता से दबा दिया गया। फिर भी डॉक्टर सन्यास सेन की प्रसिद्धि में पर्याप्त वृद्धि हुई। तुंग मेंग हुई दल का संगठन। चीन के नवयुवक छात्र सन्यास सेन से अत्यधिक प्रभावित थे। डॉक्टर सेन के संरक्षण में टोक्यो के चीनी छात्रों ने अपना एक संगठन भी बनाया, जिसका उद्देश्य प्रांतीय पदाधिकारियों को केंद्रीय शासन से अलग होने की प्रेरणा देना था। 1905 ईस्वी में चीन के 17 प्रांतों के छात्रों ने तुंग मेंग हुई नामक दल का संगठन किया। इस दल का लक्ष्य मंजू शासन का अंत करना, चीन को पश्चिमी देशों के शोषण से मुक्त करना तथा स्वदेशी भूमि का राष्ट्रीयकरण करना था। इस दल के सदस्य समस्त कठिनाइयों के लिए मंजू राजवंश को उत्तरदायी मानते थे। इस घटना ने चीन के जनमानस को झकझोर दिया और लोग वीरों के बलिदान से प्रेरित होकर क्रांति की ओर झुकने लगे। युद्ध का तत्कालिक कारण। 1911 की क्रांति के प्रस्फुटन से पूर्व प्रांतीय शासकों में पीकिंग की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की भावना बढ़ने लगी थी, जिसका मूल कारण रेलवे लाइन का निर्माण था। प्रांतपंथियों को यह स्वीकार नहीं था कि रेलवे लाइन के निर्माण का दायित्व विदेशियों को सौंपा जाए। वे स्वयं इस अधिकार को प्राप्त करने के इच्छुक थे, किंतु पीकिंग की सरकार यह अधिकार प्रांतपतियों को देने के विरुद्ध थी। वह विदेशों से ऋण लेकर स्वयं इस कार्य को करने के इच्छुक थे, जिससे चीन में विदेशियों का प्रभाव और अधिक बढ़ने की आशंका से चीन के प्रांतपति चिंतित थे, जिसके कारण प्रांतीय और केंद्रीय अधिकारियों के मध्य मतभेद बहुत अधिक बढ़ गया था। इसी समय केंद्रीय सरकार ने रेलवे लाइन के निर्माण का अधिकार एक विदेशी कंपनी को देकर एक असंतोष को और अधिक भड़का दिया, जिससे देश के चारों ओर मंजू शासक के विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। हाको की घटना और चीनी क्रांति का प्रस्फुटन। उपद्रव सिचुआन से प्रारंभ हुआ, किंतु इसकी शुरुआत क्रांतिकारी नहीं थी। इसमें केवल रेल लाइन के निर्माण में संलग्न पूंजीपतियों का हाथ था, क्योंकि वे अपने धन की हानि सहन नहीं करने के लिए तैयार नहीं थे। जिस समय यह उपद्रव अपने वेग पर था, 10 अक्टूबर 1911 में हाको में के एक रूसी परिवार के आवास पर बम विस्फोट हुआ। यह घर क्रांतिकारियों द्वारा अड्डे के रूप में प्रयोग किया जाता था। वहाँ बम बनाने का कार्य किया जाता था। अतः रूसी पदाधिकारियों ने कई विद्रोहियों को बंदी बनाकर चीन सरकार को सौंप दिया। क्रांतिकारियों की एक नामावली सरकार को हाथ में आ जाने से इस विद्रोह का पूरी तरह भंडाफोड़ हो गया। पुलिस के दमन चक्र के कारण विद्रोहियों ने वायसराय के कार्यक्रम को घेर कर उसमें आग लगा दी, जिसके कारण वायसराय को भागना पड़ा। तत्पश्चात 12 अक्टूबर को हाको पर आधिपत्य स्थापित करके क्रांतिकारियों ने लुई युआन होंग की अध्यक्षता में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। क्रांति का विस्तार। 1911 में वुचांग की सेना ने जिस विद्रोह को प्रारंभ किया था, वह शीघ्र ही चीन के दक्षिण प्रांतों में फैल गया और सांटुंग जियाली के लोगों ने भी केंद्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। परंतु उत्तरी चीन की सेनाओं ने मंजू शासकों के प्रति अपने विश्वास को जारी रखा और उन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इसी बीच क्रांति की अग्नि की लपटों ने संघाई को भी घेर लिया और वहां एक स्वतंत्र गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। इस प्रकार 22 अक्टूबर 1911 को केंद्रीय विधानसभा की एक बैठक आमंत्रित की और विदेशों के समर्थक पदाधिकारियों को कार्य मुक्त करने की मांग प्रस्तुत की। मंजू शासकों को उसकी इस मांग को स्वीकार करना पड़ा, जो जनमत की विजय का प्रत्यक्ष प्रमाण था। विधानसभा की मांग पर मंजू शासक ने चीन के शासन को वैध रूप से चलाने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करना, देशभक्तों को बंदीगृह से मुक्त करना और प्रवासियों को वापस अपने देश आने का अधिकार दिया जाना भी स्वीकार कर लिया। कालांतर में युआन शिकाई को प्रधानमंत्री का पद भी प्रदान किया गया। संविधान निर्माण के बाद उसे देश में वैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था, जिसमें वह 16 नवंबर 1911 को सफल हुआ। धन्यवाद।